सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चा, आज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स के सारे सवाल जो हमसे पूछे गए थे जेईई मेन 2024 अप्रैल अटेम्प्ट में। टोटल आपको 19 क्वेश्चन पूछे गए थे, बैलेंस था। 10 क्वेश्चन आपको वेव ऑप्टिक्स से था और 9 क्वेश्चन आपको रे ऑप्टिक्स से था। इसका जो ये प्रिंटेबल फॉर्मेट का पीडीएफ है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऑफ कोर्स रिकमेंडेड है कि आप इसे प्रिंटेबल फॉर्मेट में डाउनलोड कीजिए, टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व करके फिर आपके जो डाउट है आप इसको यहां से रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, आपके जो मन में सवाल हो सकते हैं इन यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को लेके, उन सभी का आपको यहाँ पे जवाब मिलने वाला है। शुरू करते हैं वेव ऑप्टिक्स से। हमने इसके 2020, 21, 22, 23, 24 जनवरी अटेम्प्ट सब कुछ सॉल्व किया हुआ है। सभी चैप्टर के पीवाईक्यूज का जो चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं एंड लेट्स सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो भैया सवाल में क्या कह रहा है? सवाल में हमसे कहता है टू वेवलेंथ्स लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर यूज्ड इन वाईडीएसई एक्सपेरिमेंट। लैम्डा 1 की वैल्यू देता है 400 नैनोमीटर एंड लैम्डा 2 इज 650 नैनोमीटर। द मिनिमम ऑर्डर ऑफ फ्रिंज produced by lambda 2 which overlaps with the fringe produced by lambda 1 is n। तो हमसे यहां पे n की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक बात है सर, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है सर। तो जनाब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखिए आपको इस सवाल में बहुत अच्छा रहता कि वो लोग पूरे क्लैरिटी के साथ आपको बोल देते कि भैया ब्राइट फ्रिंज दोनों का कोइंसाइड कर रहा है। तो उसके लिए आपको मिनिमम ऑर्डर ऑफ लैम्डा 2 क्या होना चाहिए, लैम्डा 2 का कौन सा वाला ब्राइट फ्रिंज लैम्डा 1 के कौन से वाले ब्राइट फ्रिंज के साथ कोइंसाइड कर रहा है, उसके लिए मिनिमम वैल्यू बताइए। तो अगर तुमको ध्यान में हो, अगर तुम्हें ध्यान में है, हम थोड़ा सा यहाँ पे आपके लिए डायग्राम बना देते हैं। इस प्रकार से आपके पास वाईडीएसई एक्सपेरिमेंट है, राइट। आपको पता है कि यहाँ से आपको वाई डिस्टेंस पे, राइट, जो आपका nth ब्राइट फ्रिंज दैट इज योर n लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। हाँ जी सर। अब दोनों ही वेवलेंथ्स के लिए आपको ये d भी सेम है और आपको ये वाला कैपिटल D भी सेम है। तो अगर हमारे को y सेम चाहिए दोनों के लिए, यानी कि n और लैम्डा का प्रोडक्ट हमें सेम चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2 n2 लैम्डा 2। बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया है सर। अच्छा, n1 की वैल्यू हमें नहीं पता है, लैम्डा 1 हमारे लिए 450 है तो यहाँ पे हमने लिखा है 450। n2 की वैल्यू हमें नहीं पता है और लैम्डा 2 की वैल्यू हमारे पास 650 है, यानी कि सर 650। अगर हम इसे ध्यान से देखें, ये शून्य से शून्य आपको मर जाएगा, ये हो जाएगा 513 और ये हो जाएगा 59, यानी कि सर n1 बाई n2 इज इक्वल टू 13/9। अब इससे ज्यादा तो आप इस फ्रैक्शन को रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, यानी n2 की लीस्ट वैल्यू 9 हो सकती है और n1 की लीस्ट वैल्यू 13 हो सकती है। हमें यहाँ पे लैम्डा 2 के लिए पूछ रहा है ऑर्डर, यानी हमसे n2 पूछ रहा है, तो भैया n की वैल्यू आपको यहाँ पे हो जाएगी 9, यानी कि सर जो 9th ब्राइट फ्रिंज है लैम्डा 2 का वो आपको 13th ब्राइट फ्रिंज ऑफ लैम्डा 1 से कोइंसाइड कर रहा है। सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द विड्थ ऑफ वन ऑफ द टू स्लिट्स इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज 4 times दैट ऑफ द अदर स्लिट, राइट। तो भैया आपका जो ये स्लिट होता है ना, यहाँ पे जो आपका ये स्लिट होता है एक्सपेरिमेंट में, तो इसका जो विड्थ है इस विड्थ का 4 times है, ऐसा मान लो। तो अगर इसमें इंटेंसिटी आई है तो यहां पे आपको जनाब इंटेंसिटी फिर 4i हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका विड्थ से। तो हम यहां पे कह सकते हैं, हमसे पूछ रहा है रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू द मिनिमम इंटेंसिटी। आप अगर ध्यान से देखें तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। आई मैक्सिमम होता है आपको √i1 प्लस √i2 का होल स्क्वायर और ये होता है √i1 माइनस √i2 का होल स्क्वायर। तो एक काम करो, दोनों को एक साथ लिख के हमने ऊपर में स्क्वायर मार दिया। अच्छा सर, √i1 अगर हमने इसको ही i1 बोल दिया है तो ये आपको हो जाएगा √4i प्लस √i डिवाइडेड बाई √4i माइनस योर √i का होल स्क्वायर। तो सर
यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो आपका रूट आई तो ऊपर नीचे मरेगा, √4 यानी कि 2 + 1 2 -1 का होल स्क्वायर, तो ये सर हमको निकल के आ रहा है 9:1, यानी कि सर ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल ध्यान से देखिएगा। सवाल में हमसे क्या बोल रहा है, लाइट इमर्जेस आउट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन अ सोर्स ऑफ लाइट केप्ट एट इट्स फोकस। तो अगर तुम्हारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है इस प्रकार से, और इसके फोकस पे एक सोर्स ऑफ लाइट रखा हुआ है, तो आपको ही पता है कि रे यहां से निकल रहा होगा, तो कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद रे विल बिकम पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। सही बात है सर। तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ना, अगर इसका हम वेव फ्रंट बनाएंगे तो सर ये हमको आएगा प्लेनर वेव फ्रंट। वेव फ्रंट आपको हमेशा हर रे के 90 डिग्रीज पे होता है, तो ये तभी होगा जब आपका वेव फ्रंट प्लेनर हो, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वन। ठीक बात है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, लेट अस लुक इनटू इट। सवाल में हमसे बोल रहा है, इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट विथ लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना, लैम्डा पता है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज इतना, स्मॉल डी पता है, कैपिटल डी पता है फ्रॉम द स्लिट, सेंट्रल मैक्सिमा इज एट x = 0, द वैल्यू ऑफ x फॉर थर्ड मैक्सिमा इज हाउ मच। तो भैया ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। y nth इज इक्वल टू n लैम्डा d बाई स्मॉल d, है ना, nth ब्राइट फ्रिंज। तो हमको यहाँ पे थर्ड मैक्सिमा कह रहा है, यानी y3, और y3 ही हमारे लिए इस समय x है, तो आपका जो x आंसर हो जाएगा ना, दैट इज 3 लैम्डा d बाई d। ये 3 हो गया। लैम्डा हमको सवाल में दे रखा है 5000 एंगस्ट्रॉम, सो दिस मच। कैपिटल डी हमको देता है 200 सेंटीमीटर यानी कि 2 मीटर, डिवाइडेड बाई स्मॉल डी 0.3 है, यानी कि सर 3 × 10⁻⁻4 मीटर्स हो जाता। सो 3 ने 3 को मार दिया, बढ़िया है। 10⁻⁻4 -7 +7, तो 10⁻⁻3। अच्छा, और क्या बचा, तो सर यहां से हमको दिख रहा है 10 × 10⁻³ मीटर, यानी कि 10 मिलीमीटर हम इसको लिख सकते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब 10 है। क्लियर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है हमसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। इन अ सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ओ हो डिफ्रैक्शन है रे बाबा, आपके पास सिंगल स्लिट है इस प्रकार से, सिंगल स्लिट है इस प्रकार से, ठीक है। सो इन अ सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट अ पैरेलल बीम ऑफ ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ, लैम्डा दिया है, पासेस थ्रू अ स्लिट ऑफ विड्थ, इतना आपको स्लिट का विड्थ दिया है। द ट्रांसमिटेड लाइट इज कलेक्टेड ऑन अ स्क्रीन 100 सेंटीमीटर अवे, आपको ये वाला कैपिटल डी भी दिया है विच इज इक्वल टू योर 1 मीटर्स। ये वाला जो आपको बी है ना, ये आपको दे रखा है 0.2, सो सर दिस इज योर 2 × 10⁻⁻4 मीटर। द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा विल बी हाउ मच। तो यहाँ पे आपको पता है ना किस प्रकार का चित्र बनता है, यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार का सिचुएशन होता है डिफ्रैक्शन में, द मैक्सिमा कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। तो हमसे ये फर्स्ट मिनिमा की बात की जा रही है, तो भैया आपका ये जो फर्स्ट मिनिमा है ना, दिस इज द फर्स्ट मिनिमा, और ये सेंट्रल मैक्सिमा, आपसे ये वाली दूरी पूछ रहा है सवाल में, ये y कितना है। अगर ये एंगल हमारा थीटा है, तो हम जानते हैं कि आपका जो सर ये b sin थीटा होगा, दैट इज इक्वल टू n × लैम्डा। हमको फर्स्ट मिनिमा की बात की जा रही है, तो चुपचाप से यहाँ लैम्डा लिखा, तो आप लिख सकते थे sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई बी। अच्छा, अब तुम खुद देख लो भैया, लैम्डा और बी का जब तुम रेशियो लोगे वो बहुत छोटी वैल्यू है, यानी सर साइन थीटा बहुत छोटा, साइन थीटा अगर छोटा होगा तो साइन थीटा को टैन थीटा से रिप्लेस मार सकते थे, हाँ सर, और टैन थीटा को हम लिख सकते थे y/d इज इक्वल टू लैम्डा बाई बी। तो सर हमारा जो y है ना, दैट इज इक्वल टू लैम्डा d अपॉन स्मॉल b। Now lambda is your 550 nanometer,
capital D is 1 and small b is nothing but 2 into 10 to the power minus 4. So this becomes 275. ठीक लिखा है ना? ठीक है, 275 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5. तो हमको तो ऐसा ही कुछ है, यानी कि सर x की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? 275 इज द करेक्ट आंसर. ठीक, तो कोई बहुत ज्यादा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं थी, आपके सामने ही हमने सब कुछ डिराइव करके सॉल्व कर दिया है. Two coherent monochromatic light beams of intensities I and 4I are superimposed. The difference between maxima and minima possible intensities in the resulting beam is xi. x की वैल्यू पूछ रहा है. कुछ देर पहले ही ऐसा एक सवाल आपको गुजरा है ना सर? तो भाई साहब यहाँ पे आपका जो I मैक्सिमम है दैट इज इक्वल टू योर रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर. एक बार I ले लिया और एक बार 4I ले लिया का होल स्क्वायर. सर ये कितना निकल के आ रहा है? दिस इज गोइंग टू बी योर 9I. बिल्कुल सर. अगर हम बात करें I मिनिमम की तो एक बारी तुम यहाँ पे रूट 4I ले सकते थे माइनस रूट I. अगर रूट I माइनस रूट 4I भी करते तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बाहर में स्क्वायर था. तो ये आपको हो जाता चुपचाप से सिर्फ I. तो हमको तो यहाँ पे डिफरेंस पूछा है, हमसे पूछ रहा है I मैक्सिमम माइनस I मिनिमम कितना हो जाएगा. दैट इज गोइंग टू बी योर 8I. यानी कि सर ये जो x है वो हमारा 8 निकल के आ रहा है. ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िए. अ पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर passes through a single slit of 0.4 millimeter width. Angular divergence corresponding to second order minima would be dash. ध्यान से देखिएगा मेरी बात को. तो सर ये आपको एक सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन है ना, ऐसा है कुछ इस प्रकार से. आपका यहाँ पे किस प्रकार का प्रोफाइल बनता है इंटेंसिटी का? कुछ ऐसा बनता है प्रोफाइल. लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, समथिंग लाइक दिस. अच्छा, तो भैया पहला मिनिमा ये है एंड सेकंड मिनिमा ये है. हमको सेकंड मिनिमा तक जाना है. दिस फेलो. और जितना एंगल हॉरिजॉन्टल से सेकंड मिनिमा का ऊपर है उतना ही एंगल इधर भी होएगा. बढ़िया है सर. तो हमसे सवाल में पूछ रहा है एंगुलर डाइवर्जेंस ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेकंड ऑर्डर मिनिमा. तो आपसे इस सवाल में ना ये टोटल एंगल पूछ रहा है. तो ये वाला जो एंगल थीटा है, ये वाला एंगल हमको सॉल्व करना आता है. बी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा. एन की जगह 2 लिख दोगे यहाँ पे सेकंड मिनिमा. तो सर यहां से हमको दिखा कि साइन थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाई बी. ऑफ कोर्स लैम्डा बाई बी का रेशियो बहुत छोटा होगा, तो साइन थीटा को यहाँ पे चुपचाप से थीटा ही बोल दो. सो 2 लैम्डा बाई बी. तो सर ये आपको हो जाएगा 2 टाइम्स लैम्डा इज 600 नैनोमीटर डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4. सही बात है सर. तो ये कितना हो गया? 10 टू द पावर माइनस 4, 10 टू द पावर 6. तो दिस इज योर 10 टू द पावर माइनस 3. ये कटेगा तो 2, यानी कि सर 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 रेडियन. लेकिन हमारा जो जवाब है वो तो सर ये एंगल फाई है. Therefore phi is equal to twice of theta, यानी कि सर 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 रेडियंस. तो यहां पे जो हमारा जवाब है वो हो जाएगा 6. ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8 है ना, ध्यान से देखिएगा. 2 slits are 1 millimeter apart and the screen is located 1 meter away from the slits. ठीक है. A light wavelength 500 नैनोमीटर is used. तो अभी तक तो आपको जो कहानी है वो YDSE सेटअप का है. The width of each slit to obtain 10 maxima of double slit pattern within the central maxima of the single slit pattern is dash into 10 to the power minus 4 meter. तो ये सवाल का क्या है, पूरा का पूरा लैंग्वेज ही आपको एकदम गया हुआ है ना. ये अगर कोई बहुत सिंसियर बच्चा होगा जो एकदम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, लैंग्वेज पे बहुत एम्फेसाइज कर रहा है,
तो वो तो इस सवाल में उलझ के रह जाएगा, वो यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स एंड डायग्राम और थिंकिंग शुरू कर देगा। लेकिन आपका तो क्या सर ये क्वेश्चन सेटर की गलती है कि बच्चों की गलती? ऑफ कोर्स क्वेश्चन सेटर की गलती है। अगर कोई आपको बोलता है कि नहीं यू मस्ट हैव इंटरप्रेटेड इट लाइक दिस वे, देन दोज पीपल आर सिंपली फुलिश पीपल। आपको यहाँ पे सवाल का जो लैंग्वेज है और जो आंसर ये एक्सपेक्ट कर रहे थे उसमें बहुत डिफरेंस है। इनको सवाल कैसे लिखना चाहिए था वो हम आपको समझाते हैं। ये जो पूछ रहे हैं वो उनको ये लिखना चाहिए था कि भैया आपने एक YDAC सेटअप बनाया हुआ है, समझिएगा। इनके हिसाब से सवाल क्या होना चाहिए था कि आपने एक YDAC सेटअप बनाया है। अच्छा, ये वाला चीज स्मॉल डी है, ये वाला चीज कैपिटल डी है, आप इसमें लैम्डा वेवलेंथ का लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो आपका स्लिट्स है, इसका जो विड्थ है वो स्मॉल बी है। ठीक बात है सर। तो सर इस लैम्डा के वजह से यहां पे आपको मैक्सिमास बन रहे होंगे। हमसे बोलता है कि इसी विड्थ का अगर आपके पास एक डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट है, आपके पास सपोज कीजिए कि आपके पास यही विड्थ है, सेम लैम्डा तुम इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक बात है, ये आपको सेम कैपिटल डी है, राइट। तो अब इस केस में आपको यहां पे एक सेंट्रल मैक्सिमा बनता है। इस केस में आपको एक सेंट्रल मैक्सिमा बनता है। सेंट्रल मैक्सिमा का ओवरऑल ये चीज जो है सेंट्रल मैक्सिमा का, सपोज कीजिए सर ये चीज आपको लेटस से इसको क्या नाम दे दे, दिस इज योर डी, ठीक है, बढ़िया है। अच्छा, स्मॉल डी ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, इसको ले लो टी, ठीक बात है। तो सेंट्रल मैक्सिमा का अगर थिकनेस स्मॉल टी है तो इस बी की जिस विड्थ का हमने यहां पे सिंगल स्लिट में भी इस्तेमाल किया है, ये बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि इस थिकनेस में आपको YDAC का 10 मैक्सिमा समा जाए, 10 मैक्सिमा समा जाए, है ना। द विड्थ ऑफ ईच स्लिट टू ऑब्टेन 10 मैक्सिमा ऑफ द डबल स्लिट पैटर्न विद इन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ द सिंगल स्लिट पैटर्न इज हाउ मच। तो अगर थोड़ा सा और बेटर तरीके से लिखते तो सवाल वो ये कहना चाह रहे हैं, तो कुछ नहीं है, क्या नहीं है सर? सर ये जो टी है वो तो हमको लिखना आता है। अगर हम इसकी बात करें, सेंट्रल ये हॉरिजॉन्टल से रेफरेंस से ये जो आपको y होता है वो हमको निकालना आता है, हमने कुछ देर पहले निकाला था एक और सवाल में। यहां से यहां तक अगर आपको ये एंगल थीटा है तो सर हम जानते हैं कि हमारा b साइन थीटा इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा, n की वैल्यू 1 है तो चुपचाप से लैम्डा लिख दिया। साइन थीटा को तुम यहाँ पे टैन थीटा लिख सकते थे, लैम्डा अपॉन b, यहाँ पे टैन थीटा को तुम लिखते y अपॉन d, तो आपको यहाँ पे y आ जाता लैम्डा d बाई स्मॉल b। तो आपका जो t है दैट t इज इक्वल टू 2 टाइम्स y, यानी सर 2 टाइम्स लैम्डा d बाई स्मॉल b। अच्छा, बढ़िया है सर। अब अगर हम यहाँ पे 10 मैक्सिमा की बात करें तो सर हमारा जो 10 मैक्सिमा का जो टोटल हाइट होगा दैट इज इक्वल टू 10 टाइम्स लैम्डा d बाई स्मॉल d। बढ़िया है। तो हमसे कहता है कि दिस एंड दिस शुड बी इक्वल, हमसे कहता है कि 2 लैम्डा d बाई स्मॉल b शुड बी इक्वल टू 10 लैम्डा d बाई स्मॉल d। तो अगर हम ध्यान से देखें, ये मरेगा, खट 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 ये आपको मरेगा, तो आपका जो स्मॉल b है दैट इज इक्वल टू योर d बाई 5। d की वैल्यू हमको कहता है कि कितना है, 1 मिलीमीटर अपार्ट, तो 1 मिलीमीटर अपॉन 5, यानी कि सर ये हमको हो रहा है 2 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर। देख लो करके। तो यहां से आपको दिख रहा है कि आपका ये वैल्यू जो है वो 2 निकल के आता, राइट। बट जाहिर सी बात है थोड़ा सा लैंग्वेज में सुधार की जरूरत थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान से देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है आपको ये वाला, अच्छा क्वेश्चन है। In a Young's double slit experiment, the intensity at a point is 1/4 of the maximum intensity. The minimum distance of the point from the central maxima is how much? ओहो हो, ध्यान से देखिएगा, एक बढ़िया सवाल आपसे पूछा गया है
9 अप्रैल शिफ्ट 1 में, राइट। तो इसमें क्या होता है, आपको इसमें क्या होता है ना कि आपको जो इंटेंसिटी का प्रोफाइल है वो ऐसा बनता है ना, इस प्रकार से बनता है। यानी कि सर यहां पे आपको पीक इंटेंसिटी होती है 4 आई नॉट, अगर यहां पे भी आई नॉट इंटेंसिटी थी, यहां पे भी आई नॉट थी, तो 4 आई नॉट होता है मैक्सिमा, मिनिमा होता है 0। तो हमसे कह रहा है कि कोई तो एक ऐसा लोकेशन है जहां पे इंटेंसिटी, जो यहां पे इंटरफेरेंस का इंटेंसिटी है वो 4 आई नॉट का 1/4 है, यानी सिर्फ आई नॉट। सर यहां पे भी आपको 4 आई नॉट होता है, तो जाहिर सी बात है ये 4 आई नॉट है। सर यहां पे शायद आपको आई नॉट होगा, लेकिन ये जो आई नॉट मिला है ये तो सर आपको बहुत जगह मिल सकता था। ये जो आई नॉट इंटेंसिटीज मिल रही है ये तो सर बहुत जगह मिल सकती थी, यहां मिल सकती थी, यहां मिल सकती थी, यहां मिल सकती थी, यहां मिल सकती थी। तो सर सेंट्रल मैक्सिमा से ये जो पोजीशंस है ये तो बहुत सारे पोजीशंस हो सकते थे, बहुत सारे पोजीशंस हो सकते थे। इसीलिए आपसे सवाल में पूछ रहा है मिनिमम डिस्टेंस। तो सबसे पहली बार आपको आई नॉट कब हुआ, यहां हुआ। ऊपर में देखोगे तो यहां, नीचे देखोगे तो यहां, राइट। तो हमको सबसे पहली बार कब हुआ वो जानना था। अच्छा, पहली बार ये वाला हमको हाइट चाहिए, ये वाला हमको वाई चाहिए था। ये तो हो गया इसका एकदम डीप वाला अंडरस्टैंडिंग। तो सर किसी भी जनरल वाई पे आपको इंटेंसिटी कितना होगा, दैट इज इक्वल टू योर हाउ मच, दैट इज इक्वल टू हाउ मच। एक तो उसका आपको फॉर्मूला भी है, क्या है सर, 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई अपॉन 2, where delta phi is nothing but the phase difference. Delta phi is equal to your k times delta x and delta x is your path difference. तो किसी भी एंगल थीटा पे जो पाथ डिफरेंस होगा दैट इज डी साइन थीटा, डी साइन थीटा, तो k टाइम्स डी, एंड थीटा छोटा है तो साइन थीटा टैन थीटा, तो टैन थीटा की जगह लिखते हैं हम क्या, y बाई डी, तो ये आपको हो जाएगा y बाई कैपिटल डी। अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। तो यहां पे हम कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू, और हमसे कहता है कि ये इंटेंसिटी मैक्सिमम का 1/4 है, सो I इज इक्वल टू आई नॉट, दिस इज इक्वल टू योर 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई, यानी कि सर के डी वाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू कैपिटल डी, आई नॉट को मार दिया, सो दिस इज इक्वल टू योर 1/4 कॉस स्क्वायर के डी वाई अपॉन 2d। आप इसका लोगे अंडर रूट, तो यहां से आपको निकल के आ रहा है कॉस के डी वाई अपॉन 2d इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। सर प्लस 1/2 भी हो सकता है, माइनस 1/2 भी हो सकता है। अब हम आपको समझा रहे हैं कि पहली बात तो माइनस 1/2 लेके फायदा नहीं है, प्लस 1/2 से ही मजा आने वाला है। क्यों, समझिएगा मेरी बात को। आपका जो कॉस का ग्राफ है वो जनाब आपको कुछ इस प्रकार से है, कॉस का जो ग्राफ है वो सर कुछ इस प्रकार से है। साफ साफ दिख रहा है कि कॉस आपको अगर 1/2 है, यहां पे कहीं प्लस 1/2 होगा और यहां पे कहीं माइनस 1/2 होगा। तो अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान से देखते तो हमको दिखाई देगा कि प्लस 1/2 और माइनस 1/2 कब कब हो सकता है, कौन कौन से एंगल्स पे हो सकता है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो प्लस 1/2 सबसे पहली बार आपको यहां पे होता है π/3 पे, फिर प्लस 1/2 यहां पे होगा, है ना, 2π माइनस π/3 कर लो ना, तो 5π/3, तो 5π/3 एंड सो ऑन। अब ये एंगल आपको बढ़ता ही जाएगा, माइनस 1/2 आपको यहां पे हो रहा है, यहां पे हो रहा है ना, जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है 120 डिग्रीज पे, तो 2π/3 ले लो फिलहाल के लिए, राइट। तो सर हमको यहां पे दिखाई दे रहा है कि आपका जो हमारे को चाहिए y की मिनिमम वैल्यू, तो भैया ये जो एंगल है ये एंगल भी मिनिमम होना चाहिए, विच इज π/3।
2π/3 भी लोगे तो y की वैल्यू फिर थोड़ी सी ज्यादा आ जाएगी। ये जो देख रहे थे ना कि सर यहाँ पे भी हो सकता था, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो अलग अलग एंगल लेने पे वो आपको अलग अलग y मिलता। हमको सबसे पहला वाला y चाहिए, तो हम यहाँ पे लेंगे π/3, यानी कि हम +1/2 लेंगे, और +1/2 में भी हम 5π/3 नहीं लेंगे, हम लोग यहाँ पे सिर्फ π/3 लेंगे। सो दैट इज द इंटेंशन कि सर हमारा जो k/2d है दैट शुड बी इक्वल टू योर π/3। ठीक बात है सर, बढ़िया है। तो सर हमारा जो ये k है, ये k हमारा खुद में 2π/, ये k क्या होता है भूल गया क्या, 2π/λ मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल dy/2d इज इक्वल टू π/3। तो अगर हम देखें 2 ने 2 को मार दिया, पाई ने पाई को मार दिया, तो यहां से आपका जो y निकल के आ रहा है दैट इज इक्वल टू योर λd डिवाइडेड बाई 3d। नाउ लैम्डा इज हाउ मच, 600 नैनोमीटर, तो 600 इंटू 10⁻⁻9। कैपिटल D इज योर 1, तो 1 की जगह 1 लिखा, 3 मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल d है 10⁻⁻3, तो -3 लिखा है। तो भाई साहब 1 2 5, तो ऊपर बच रहा है 10⁻⁻4, और ये इसको मारेगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻4। तो भाई साहब ये तो, अच्छा माइक्रोमीटर में आंसर चाहिए, तब तो सर ये हो जाएगा हमको 200 माइक्रोमीटर। ठीक है, बढ़िया है सर। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था। अगला सवाल देखते, क्वेश्चन नंबर 10। लेट्स सी क्या बोल रहा है इसमें। मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज यूज्ड इन अ YDSE एक्सपेरिमेंट एंड इंटरफेरेंस पैटर्न इज obtained on a screen when one of the slits is covered। ओहो हो, ये भी हमको लग रहा है कि अच्छा हो गया क्वेश्चन, ये भी थोड़ा सा भाई फिल्म लगा दिए हैं, और आजकल जेई मेंस में अगर फिल्म भी लगा रहे हो स्लिट के आगे तो वो भी आपको बढ़िया क्वेश्चन में चला जाएगा अब तो भैया आपके पास अगर इन दोनों ही स्लिट्स पे कोई फिल्म नहीं होता, एंड इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन व्हेन वन ऑफ द स्लिट्स इज कवर्ड विथ अ थिन ग्लास प्लेट जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, द सेंट्रल मैक्सिमा इज शिफ्टेड टू अ पोजीशन प्रीवियसली ऑक्यूपाइड बाय द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज। जब यहां पे कोई भी फिल्म नहीं है तो आपको जो फोर्थ ब्राइट फ्रिंज है वो बना होगा कितने हाइट पे, 4λd/d। सही बात है सर। लेकिन अगर आपने यहां पे, अब हमसे कहता है कि जब तुम यहां पे एक फिल्म लगा देते हो जिसका थिकनेस t है, द सेंट्रल मैक्सिमा, पहले जब यहां फिल्म नहीं था तो सेंट्रल मैक्सिमा यहां बन रहा था और फोर्थ मैक्सिमा यहां बन रहा था। जब तुमने फिल्म डाल दिया तो सेंट्रल मैक्सिमा ही सर उठ के यहां पहुंच गया है। क्या होता है, आपको सेंट्रल मैक्सिमा का मतलब होता है पाथ डिफरेंस 0 होना चाहिए। तो अब हमारा P पॉइंट पे ही पाथ डिफरेंस 0 पहुंच रहा है इस फिल्म को लगाने से। फिल्म को इंट्रोड्यूस करने से होता क्या है कि फिल्म आपको एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस ले आता है T इंटू μ-1 का। फिल्म आपको एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस ले आता है T इंटू μ-1 का। सही बात है, जिस कारण से नीचे वाले को थोड़ा और लंबा चलना पड़ा। तो P पॉइंट पे, राइट, एंड ये जो पाथ डिफरेंस आया है जो कि आपको ज्योमेट्रिकली दिख रहा है यहां पे, दैट इज योर d sin थीटा। d sin थीटा से यहां पे थीटा क्या है, यहां पे थीटा बेटा जी इतना होता है। तो अगर P पॉइंट पे पाथ डिफरेंस 0 है, मतलब ये जितना पाथ डिफरेंस लाया और ये जितना पाथ डिफरेंस लाया वो एक दूसरे के बराबर होगा, d sin थीटा। ऑफ कोर्स साइन थीटा को हम tan थीटा लिखेंगे और tan थीटा को हम लिखेंगे y बाई कैपिटल D। तो d y बाई कैपिटल D। लेकिन हमको इस प्रश्न में y पता है, क्योंकि y अगर फिल्म नहीं होता तो y क्या था हमको पता था, दैट इज योर 4λd बाई स्मॉल d। अगर हम ध्यान से देखिए, d ने d को मार दिया, कैपिटल D ने कैपिटल D को मार दिया, हमसे यहां पे t पूछ रहा है, देयरफॉर t इज इक्वल टू 4 टाइम्स λ μ-1। सो 4 टाइम्स लैम्डा इज योर
500 नैनोमीटर, म्यू इज योर 1.5, 1.5 माइनस 1 इज हाफ, तो सर हमारा ऊपर में एक 2 भी चला जाता। अगर हम ध्यान से देखें 2 इंटू 500 हजार, तो सर 4 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, यानी कि सर 4 माइक्रोमीटर हमारा जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, सुंदर है, अति सुंदर। अगला रे ऑप्टिक्स, बताने की जरूरत नहीं है क्या मुझे भैया, हमने रे ऑप्टिक्स का बहुत बढ़िया सारा सवाल, बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 का, 21 का, 22 का, 23 का, सभी हमने यहाँ पे एवरी सिंगल क्वेश्चन को सॉल्व किया है, प्रॉपर तरीके से सॉल्व किया है। तो आप चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक नीचे से ऑब्टेन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। चलिए, ये आपका सबसे पहला सवाल है। कुल मिला के आपसे 9 क्वेश्चन पूछे गए थे रे ऑप्टिक्स में अप्रैल अटेम्प्ट में, जेईई मेन 2024 में। The effective power of combination of 5 identical convex lens which are kept in contact along the principal axis is 25D। तो भैया आपके पास 1, आपके पास 2, आपके पास 3, आपके पास 4, आपके पास 5, इस तरीके से मस्त 5 आपको रखा हुआ है। अगर ईच का पावर आपको P0 है, तो भैया पांचों का पावर टोटल हो जाएगा 5 P0, और हमसे यही कहता है कि 25 डायोप्टर है, यानी इंडिविजुअली जो इनका पावर है वो 5 डायोप्टर है। और सर पावर जो होगा दैट इज इक्वल टू 1/f, देयरफॉर f इज इक्वल टू 1/P0, तो 1/5 ये आपको आया है जनाब मीटर में, यानी कि 20 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सिंपल, इजी है। अगला सवाल देखिए, a light rays incident on a glass slab of thickness 4√3 सेंटीमीटर, है ना। लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। आपके पास यहां पे जनाब एक ग्लास स्लैब है ना, एंड काम करो यहां पे एक ऐसा बना दो कुछ, ठीक है। आपको यहां पे रे ऑफ लाइट एंटर कर रही है, आपको यहां पे रे ऑफ लाइट ऐसे एंटर कर रही है, ये आपको ऐसे रिफ्रैक्ट हुआ, फिर आपको ये यहां से निकल गया। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इसमें लैटरल डिस्प्लेसमेंट नामक एक चीज होता है ना। इंसिडेंट और इमर्जेंट रे को अगर तुमने इस प्रकार से एक्सटेंड करके बनाया, तो इनके बीच में जो परपेंडिकुलर दूरी है, जो हम लोग यहां से भी डिनोट कर सकते थे, यहां से भी हम दिखा सकते थे, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन, इसी को हमको कैलकुलेट करना होता है, जिसे हम कहते हैं यहां पे लैटरल डिस्प्लेसमेंट। सही बात है सर। तो हमसे सवाल में कहता है कि ये जो थिकनेस है दैट इज योर 4√3 सेंटीमीटर। ठीक बात है सर। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू n इज इक्वल टू √2। The angle of incidence is equal to the critical angle for the glass slab air। तो भैया क्रिटिकल एंगल के जितना ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, क्रिटिकल एंगल कब निकालते हो, जब एयर ग्लास स्लैब, जब रे ऑफ लाइट ग्लास स्लैब से एयर में जा रही हो, तब तुम निकालते हो यहां पे क्रिटिकल एंगल। दिस इज योर क्रिटिकल एंगल, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्रीज हो जाता है। तब तुम यहां पे कहते हो कि सर यहां पे तो हमारा साइन ऑफ IC मल्टीप्लाइड बाई √2 शुड बी इक्वल टू दिस इनटू साइन ऑफ 90 डिग्रीज, यानी कि सर IC यहां से निकल के आ रहा है 45 डिग्री। चेक करो, तो हमसे कहता है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना वो 45 डिग्री था, ये 45 डिग्रीज था। क्लियर है यहां तक? अगर ये 45 डिग्री है तो हमारा ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये कितना हो जाएगा। अब दोबारा से तुम इस पॉइंट पे लगाओ स्नेल्स लॉ, दोबारा से तुम ए पॉइंट पे लगाओगे स्नेल्स लॉ, तो तुम बोलोगे साइन 45 यानी कि सर 1/√2 मल्टीप्लाइड बाई एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन R मल्टीप्लाइड बाई ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्या यहां से तुम्हें R 30 डिग्रीज आती नहीं दिख रही है? दिख रही है सर। अच्छा, अब अगर तुम ध्यान से देखो ये 45 है, ये अगर 30 डिग्री है, तो बाकी बचा हुआ ये जो एंगल होगा 15 डिग्री हो जाएगा, 45 माइनस स्मॉल r। अच्छा, हम कह रहे हैं अगर ये A है, ये B है, ये वाला चीज C है और ये वाला चीज D है,
सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि भैया तुम ट्राइंगल ए बी सी में अगर ध्यान से देखो तो तुम यहां पे लिख सकते थे कॉस आर यानी कि कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस, बेस कितना है 4√3 के बराबर। तो सर बेस अपॉन ये जो आपका हाइपोटेनस है AC, AC तो यहां से हमको दिख रहा है cos 30 डिग्री होगा आपको √3/2, √3/2 तो √3 मर गया तो AC हमको निकल के आ रहा है 8 सेंटीमीटर। अब ट्राइंगल ACD में अगर तुम देखो तो तुम साइन 15 डिग्री कुछ लिख सकते थे, साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर विच इज T अपॉन हाइपोटेनस विच इज AC एंड AC इज 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। सो T इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाई साइन 15 एंड साइन 15 इज 1/4 यानी कि सर हमको T लैटरल डिस्प्लेसमेंट निकल के आ रहा है 2 सेंटीमीटर। तो भैया यहां पे हमारा जवाब कितना हो जाएगा 2। ठीक है सर, तो अगर कोई फॉर्मूला नहीं भी याद है तब भी अपना काम बन सकता है। अच्छा लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, when the white light passed through a prism the red light bends lesser than the yellow and violet light। तो अगर तुम्हें थोड़ा सा ध्यान में है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, तो अगर आपके पास ये प्रिज्म विज्म है, आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होता है, समझ रहे हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन है। तो रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा, तो रेड का प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रेड के लिए सबसे कम, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा वो लाइट वो वेवलेंथ सबसे ज्यादा बेंड करेगी। तो अगर कोई व्हाइट लाइट यहां पे इंसिडेंट होता है ना तो आपको सबसे ज्यादा जो बेंड करती है वो है वायलेट, और सबसे कम जो बेंड करती है वो है आपको रेड, वो है आपको रेड। तो इस प्रकार का अपने को जनाब कुछ माहौल रहता है। और जो आपका सर येलो वेल्लो है वो सर कहीं होगा बीच बीच में, ऐसे समथिंग लाइक दैट। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि आपको रेड जो है वो कम बेंड करता है एज कंपेयर टू येलो एंड वायलेट। तो सर पहला स्टेटमेंट जो है हमारा वो बिल्कुल ट्रू है। सेकेंड स्टेटमेंट है, एक जनरल स्टेटमेंट है, रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेवलेंथ्स। बिल्कुल सही बात है। तो सर बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन, थर्ड का 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज म्यू इज इक्वल टू √3 एंड द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल एम अपॉन ए इज इक्वल टू 1। सो देयरफॉर हम लोग डेल एम को ए से रिप्लेस मार सकते थे। सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको होता है साइन डेल मिनिमम प्लस a/2 अपॉन साइन a/2। बढ़िया है सर। तो हमको यहां पे म्यू की वैल्यू देता है √3, हमको कहता है कि डेल एम ए के बराबर है, तो डेल एम की जगह ए लिखो, तो 2a/2 कितना हो जाएगा साइन ए, और नीचे में है बाबा आपको a/2। अगर हम ध्यान से देखें तो हम साइन ए को लिख सकते थे 2 साइन a/2 कॉस a/2। बिल्कुल सर, इस प्रकार का तो मैन्युपुलेशन कर ही सकते थे। साइन a/2 साइन a/2 आपस में मरेगा तो आप यहां पे लिख पाते कि सर cos a/2 इज योर √3/2, यानी कि सर a/2 इज इक्वल टू योर 30 डिग्रीज, देयरफॉर एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू योर 60 डिग्रीज। तो 60 इसका जवाब हो गया, सिंपल। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है इसके अंदर हमको। फिर से एक फॉर्मूला ओरिएंटेड सवाल है। फॉर द थिन कॉन्वेक्स लेंस द रेडियाई ऑफ कर्वेचर आर 15 एंड 30, द फोकल लेंथ इज 20, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इज हाउ मच। तो भैया 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस योर 1/r2। अगर तुम्हें ध्यान में है तो यहां पे हमें कहता है कि ऐसा कॉन्वेक्स लेंस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लो 15 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है। सही बात है।
ये वाला R1 ले लो और सर ये वाला R2 ले लो। अब हमको कहता है कि सर आपका फोकल लेंथ ही 20 है, तो 1/20 दिस इज योर म्यू -1। R1 तो सर इस वाले कर्वेचर का सेंटर राइट साइड है, तो R1 पॉजिटिव होगा, तो 1/15 माइनस इस वाले कर्वेचर का सेंटर लेफ्ट साइड होगा, तो R2 नेगेटिव होगा, तो -30 साफ साफ दिख रहा है, माइनस माइनस आपको आपस में प्लस हो जाने वाला है। तो सर यहां से हम कह सकते हैं 1/20 इज इक्वल टू म्यू -1। यहां पे अगर हम 30 को एलसीएम ले ले तो सर ये हो जाएगा 2 + 1। तो हमको यहां पे दिख रहा है 1/20 इज इक्वल टू म्यू -1, दिस इज इक्वल टू योर 1/10। ठीक है, तो 10 इसको मारेगा तो सर 2। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं म्यू -1 इज इक्वल टू योर 1/2। सो देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू 3/2, बोले तो सर 1.5, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, चलिए शाबाश। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्रिटिकल एंगल of incidence for a pair of optical media is 45 degrees। तो आपके पास इस प्रकार से सिचुएशन है, ये आपको μ1 है, ये आपको μ2 है। μ1 हमारा डेंसर है, μ2 रेयर है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्रिटिकल एंगल वाला चीज लगवाना है। रे ऑफ लाइट ऐसे गई और ऐसे आपको 90 डिग्रीज पे चली गई ऐसे। ठीक है, तो ये क्रिटिकल एंगल हमको कहता है 45 डिग्री। द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड मीडिया आर इन द रेशियो। इस सवाल में थोड़ा सा क्लैरिटी दे देना चाहिए था कि फर्स्ट मीडिया लिख दो ना, कि फर्स्ट मीडिया आपको डेंसर मीडियम है, सेकंड मीडियम आपको रेयर मीडियम है, तब जाके बच्चों को प्रिसाइज आंसर आएगा। अदरवाइज अगर आपने उल्टा समझा होता तो वो भी ऑप्शन में था। तो ये अगेन आपकी मेरे ख्याल से गलती नहीं है, उनको क्लैरिटी थोड़ी सी और देनी चाहिए थी कि आप फर्स्ट मीडिया किसको कहना चाह रहे हैं। इन्होंने फर्स्ट मीडिया डेंसर को ही माना हुआ है। आप यहां पे लिखो इक्वेशन, μ1 मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू, ये आपको 90 डिग्रीज है, तो सर μ2 मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ 90 डिग्रीज। तो हम यहाँ पे लिख सकते थे μ1 बाई μ2 इज इक्वल टू योर √2:1, दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया। कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, कॉनकेव फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, सारे सेपरेशन है। ये जो ऑब्जेक्ट है पहले वाले लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो भैया पहले वाले लेंस से जब रिफ्रैक्शन हुआ तो इमेज कहाँ बनेगा, लेंस से रिफ्रैक्शन है तो इमेज डिस्टेंस इज UF अपॉन U प्लस F। ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट है, -30 यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, -30, फोकल लेंथ +10 पुट होगा, -30 + 10 दिस इज इक्वल टू योर -300 -20, सो दिस इज इक्वल टू योर हाउ मच, +15 सेंटीमीटर। तो भैया इसका जो आपको इमेज बनने वाला था वो आपको बनता 15 सेंटीमीटर। अगर आपको यहां पे कोई कॉनकेव लेंस नहीं होता तो 15 सेंटीमीटर की दूरी पे बनता, यहां से 15 सेंटीमीटर तो सर यानी यहां पे बनता, तो आप अगर इसको एक्सटेंड करते तो ये यहां पे बनता पहला इमेज। लेकिन आप जैसा कि देख पा रहे हैं, आपको यहां पे रिफ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बहुत ही बढ़िया है। अच्छा जाहिर सी बात है, देखिए हमको पता है यहाँ पे आपके मन में आएगा कंफ्यूजन कि सर ये अगर A है ये B है तो इमेज यहाँ पे बनता अगर हमारा, तो रे आपको फिर यहाँ पे ऐसा दिखाना चाहिए था, ये येलो, राइट, कि ये बेंड हो गया आपको यहाँ पे जाता, एक आपको यहाँ पे ऐसे मिलता, राइट। हम आपकी बात को समझ रहे हैं। तो जस्ट टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन हम क्या बोल रहे हैं, इस लंबे से ऑब्जेक्ट की जगह ना एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ही ट्रीट कर लो, ताकि आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे रे डायग्राम को लेके। इस लंबे ऑब्जेक्ट की जगह यहाँ पे आप एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लो, ऐसा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। ठीक बात है, तो आप ऐसा डायग्राम बनाते जिसका एक इमेज यहाँ पे बनता। लेकिन अब आपको यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है,
लेंस 2 से आपको दोबारा से रिफ्रैक्शन होगा। तो सर कॉनकेव के लिए, कॉनकेव लेंस के लिए ये आपको जो इमेज 1 है, दिस इज एक्टिंग एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट आपको कितनी दूरी पे है लेंस से? 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है। सर ये तो फोकस के बराबर है। सर हमने कॉनकेव में सीखा है, अगर हमारा यहाँ पे इसका फोकस है, अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे है जो फोकस पे कन्वर्ज करती, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये तो सर सिंपल सा हो गया, यानी रिफ्रैक्शन के बाद ये आपको ऐसा पैरेलल हो जाएगा। बढ़िया है। और पैरेलल रे ऑफ लाइट्स कॉन्वेक्स लेंस में जब टकराएगी तो वो कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे जाके कन्वर्ज कर जाएगी। बढ़िया है सर, बहुत ही बढ़िया है। तो सर ये जो दूरी है फाइनल इमेज की, ये आपको 30 सेंटीमीटर पे होगी। 30 सेंटीमीटर राइट ऑफ द थर्ड लेंस, 30 सेंटीमीटर राइट ऑफ द थर्ड लेंस। क्लियर? एकदम सिंपल है। अच्छा ध्यान से देखिएगा, अगेन थोड़ा सा विवादित क्वेश्चन है। When an object is placed at the center of curvature of a convex lens, पहली बात तो भैया कॉनकेव लेंस में ऐसा सेंटर ऑफ कर्वेचर डिफाइन करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे f होता है, 2f होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर एक सरफेस का आप बोल सकते थे कि इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है, इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको यहाँ है। ठीक है, तो हमसे कहता है कि ऑब्जेक्ट, मतलब ये स्टेटमेंट ही अपने आप में उतना मीनिंगफुल नहीं है। When an object is placed at center of curvature of a concave lens, भाई तुम यहां रख दो, ऑब्जेक्ट को रख दो, ठीक बात है। Image is formed at the center of curvature of the lens on the other side. पहली बात, अगर आपको एक रियल ऑब्जेक्ट है, जैसा कि सवाल में दिख रहा है, एक रियल ऑब्जेक्ट का आपको इमेज कभी भी यहां पे रियल नहीं बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, ऑन द सेम साइड इमेज बनेगा, ऑन द सेम साइड आपको इमेज बनता है। तो सर ये स्टेटमेंट तो हमको 100% फॉल्स है। कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ये स्टेटमेंट में आपको गड़बड़ है। क्यों? समझिएगा मेरी बात को। ऑलवेज वर्ड लिख दिया है, ऑलवेज, ऑलवेज से आपको पूरा गेम पलट गया। कॉनकेव लेंस का इमेज फॉर्मूला क्या है भाई? कॉनकेव वो कॉन्वेक्स को क्या फर्क पड़ता है? हमको इस स्टेटमेंट में कहीं भी नहीं बोल रहा है, स्टेटमेंट 2 इज अ इंडिविजुअल स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में कहीं भी नहीं बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट रियल था, ऐसा तो नहीं बोला। 1/v इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/f। सर कॉनकेव का जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होगा, -f0 मान लो। तो यहां पे अगर तुम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये तो -f0 हो गया। अच्छा, अगर तुम चाहते हो कि आपका जो इमेज है, अगर तुम्हारा v पॉजिटिव हो गया तो बन गया ना रियल इमेज। अगर v को पॉजिटिव चाहते हो तो u पहली बात तो अपने को पॉजिटिव होना चाहिए। अगर u नेगेटिव हो गया, यानी कि एक रियल ऑब्जेक्ट रख दिया, तब तो सर आपको इमेज भी नेगेटिव आएगा, यानी इमेज आपको वर्चुअल ही बनेगा, ऐसा केस। लेकिन अगर हमारे पास u पॉजिटिव हो जाए, कहने का मतलब है एक ऐसा सिनारियो ले लो जहां पे आपको कुछ इस प्रकार का माहौल हो, इस प्रकार का माहौल हो, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट, दिस इज योर वर्चुअल ऑब्जेक्ट, यानी कि u पॉजिटिव है। और इसमें भी हमारे पास कंडीशन क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ u शुड बी स्मॉलर देन मैग्नीट्यूड ऑफ f0। अगर ऐसा हो जाए, जो कि पॉसिबल है ना, हो सकता है, ऐसा क्या दिक्कत वाली बात है? इस केस में आपको v पॉजिटिव आ जाएगा, यानी आपको इमेज जो होगा वो सर इधर ही बनेगा। डाइवर्जेंस तो हुआ, डाइवर्ज तो किया, लेकिन फिर भी आपको ये यहां पे आके कन्वर्ज किया है, तो आपको एक रियल इमेज यहां पे बन जाता। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये ऑलवेज वर्ड नहीं लिखना चाहिए था, और अगर ऑलवेज लिखते हो तो यहां पे आपको रियल ऑब्जेक्ट लिखना चाहिए था, जिस कारण से सर ये स्टेटमेंट भी फॉल्स होना चाहिए था। लोगों ने चैलेंज भी करा था, बट एनटीए ने इस स्टेटमेंट को फिर भी ट्रू ही दे दिया, राइट? तो एनटीए ने जो आपको आंसर दिया था दैट वाज योर ऑप्शन नंबर 1, बट इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए। ठीक है सर, बढ़िया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 इस सेशन का।
The following figure represents two biconvex lens L1 and L2 having focal length 10 and 15 centimeter. The distance between L1 and L2 is how much? तो भैया पैरेलल रेस कन्वर्ज किया होगा तो L1 के फोकस पे किया होगा. तो सर ये वाली डिस्टेंस हमको L1 का फोकल लेंथ क्या है 10 है, तो सर ये 10 सेंटीमीटर. अच्छा यहां पे आपको पहले रिफ्रैक्शन के बाद यहां पे इमेज बना. अब यही इमेज इस वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट हो गया. तो जब यहां से रे गया तो वो पैरेलल हो गया. इसका मतलब ये जो है आपको इस वाले लेंस से कितनी दूरी पे थी? इस वाले लेंस के फोकल लेंथ पे, यानी कि सर 15 सेंटीमीटर. तो सर L1 और L2 के बीच की दूरी हो जाएगी 10 + 15 यानी कि सर 25 सेंटीमीटर. ऑप्शन नंबर 3. डन. शाबाश. चलिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, हिट दैट लाइक बटन. अपने मिलते रहेंगे. टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय.